अवतरित हो रहे हैं। उनकी आत्मा का सदियों पुराने रिवाजों, प्रार्थनाओं और जादू टोने से आवाहन किया जाता है। ये है रूप तय्यम का। यह है दक्षिण भारत में केरला का प्रसिद्ध मालाबार तट। सदियों से विजेता और मुसाफिर यहाँ मसालों के भंडार और कुदरती खूबसूरती के लिए आते रहे हैं। लेकिन दुनिया भर से विदेशी हमलों और सांस्कृतिक प्रभावों के बावजूद एक स्वदेशी परंपरा अब भी कन्नूर जिले में जिंदा है। तय्यम एक पारंपरिक प्रार्थना नृत्य है जिसमें मर्द और औरत इंसानी देवता बन जाते हैं। केरला में हर साल लगभग 450 तय्यम किए जाते हैं। इनमें से कंडनार केलन तय्यम शायद सबसे ज्यादा शानदार है। बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब शिकारी पौराणिक योद्धा और समुदाय के रखवाले कंडनार केलन में बलि चढ़ाने के लिए बेतहाशा शिकार करते थे। आज शिकार पर रोक लगने से ये रस्म एक प्रतीकात्मक प्रदर्शन है जो शहीद योद्धा के पुनर्जीवन को फिर से दर्शाता है। देवी देवता, जीव जंतु, पूर्वज, आत्मा और स्थानीय योद्धाओं सबकी आराधना की जाती है। उनकी पौराणिक कथाओं को चुने हुए कलाकार जीवन देते हैं। उस कलाकार को स्थानीय मलयालम भाषा में कोलम कहा जाता है। कोलम अपने पसंदीदा देवता का आवाहन करते हैं और फिर माना जाता है कि वो उस देवता की आत्मा के वश में हो जाते हैं। एक बार वश में होने के बाद कलाकार नाचता है, बुरी आत्माओं को भगाता है, भक्तों को आशीर्वाद और सवालों के जवाब भी देता है। भक्त इन दैवीय अवतारों की पूजा करते हैं। ताज्जुब की बात है कि तय्यम कलाकार पिछड़े वर्गों के सदस्य होते हैं। द्रविड़ रीत और संस्कृति के हिस्से के तौर पर राजा और प्रजा के कल्याण के लिए सभी कर्तव्यों को पिछड़ी जातियों को सौंप दिया गया था। तो देखा जाए तो तय्यम कलाकार और दलित लोगों को उच्च जाति और पूरे समुदाय के रखवाले के तौर पर काम करने के लिए एक तरह से मजबूर किया गया। ये है सुमेश, एक स्थानीय आरा मिल में दिहाड़ी मजदूर। ये बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करते हैं। हर साल कुछ महीनों के लिए ये इंसानी देवता बन जाते हैं। देखो, आज शाम से पहले ये काम पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है? तय्यम का समय अक्टूबर से अप्रैल तक होता है और साल के बाकी महीने मैं यहाँ काम करता हूँ ताकि मैं अपने परिवार का ख्याल रख सकूँ। मेरे परिवार में कुल मिलाकर 6 लोग हैं। गुजारा मुश्किल से चलता है, लेकिन एक कोलम यानी कलाकार होकर तय्यम करने से मेरे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। पतझड़ के आते ही तय्यम का समय भी आ गया है। अब समय है अभ्यास करने का। तय्यम की नृत्य मुद्राओं पर कलरी पयट का बहुत गहरा असर है, जो कि केरला की प्राचीन मार्शल आर्ट है। इसकी कोई विधिवत ट्रेनिंग नहीं होती। मुद्राओं को नकल करके सीखा जाता है और पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में दिया जाता है। थेयम की ये परंपरा मुझे अपने बड़ों से मिली है और इसकी मदद से मैंने बिरादरी में काफी इज्जत कमाई है। जब सुमेश रिटायर होंगे तो उनके भतीजे इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। मैं बचपन से ही तय्यम देखता रहा हूँ। मैं भी इसे सीखना चाहता हूँ और इसका प्रदर्शन करके ये पक्का करना चाहता हूँ कि हमारे परिवार की परंपरा हमेशा कायम रहे। जैसे जैसे समारोह का दिन पास आता है, सुमेश अपनी पोशाक तैयार करने में लग जाते हैं। ये बांस और नारियल के पत्ते इस्तेमाल करते हैं। इसमें साफा यानी मुड़ी सबसे पवित्र होती है। पारंपरिक रूप से इस पर ताजे लाल फूल लगाए जाते थे, लेकिन आज इसे लाल ऊन से बनाया जाता है। तय्यम की पवित्र जगह है कावू, जो बिना मूर्तियों वाला छोटा सा मंदिर होता है। पुजारी और कोलम यहाँ इकट्ठा होते हैं और जगह को पवित्र किया जाता है।
2 दिन के तय्यम उत्सव के लिए भक्त आने लगे हैं। यहाँ कई कलाकार होते हैं, जिनमें से हर कलाकार एक अलग देवता को दर्शाता है, जिनकी अपनी पौराणिक कथा, खूबियां, शक्तियां, नृत्य मुद्राएं, पोशाक और श्रृंगार होता है। तय्यम से पहले कोलम देवता की कथा को तोट्टम नाम की रस्म में गाने के जरिए सुनाता है। जैसे जैसे प्रदर्शन का समय पास आता है, सुमेश की काया पलट शुरू हो जाती है। इन रंगों, लकीरों और डिजाइनों सबका मतलब है। लाल रंग खून और क्रोध को दर्शाता है। पौराणिक कथा के अनुसार कंडनार केलन जंगल की आग में 2 सांपों के साथ फंस गए थे। उनका इंसानी रूप उस अग्नि परीक्षा को झेल नहीं पाया, पर एक मिथक योद्धा को उनका जलता हुआ मृत शरीर मिला और उन्होंने कंडनार केलन को फिर से जीवित कर दिया और उन्हें देवत्व प्रदान किया। उस कथा के 2 सांप सुमेश के सीने पर बनाए गए हैं। 2 घंटे बाद सुमेश वेलट्टम करने के लिए तैयार हैं, जो कि मुख्य प्रदर्शन से पहले की एक और रस्म है। कंडनार केलन की वेशभूषा धारण किए सुमेश अपने देवता की आत्मा का आवाहन करते हैं। वो अपनी बदली हुई छवि को आईने में देखते हैं और उसके साथ ही सुमेश भाव समाधि में चले जाते हैं। माना जाता है कि अब सुमेश ने अपने योद्धा देवता की छवि और शक्तियां पा ली हैं। कंडनार केलन की ऊर्जा और वीरता का पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि उनमें उस आग को लेकर क्रोध है जिसने उन्हें निगल लिया था। ये तो बस शुरुआत है, लेकिन इसमें भी बहुत थकान हो जाती है। सुमेश खुद को ईश्वर जैसा महसूस कर सकते हैं, लेकिन आखिर हैं तो वो इंसान ही। मैं इंसान की दुनिया से ईश्वरीय दुनिया में चला जाता हूँ। मैं अपनी सही अवस्था नहीं बता सकता। मैं अपने प्रदर्शन के समय आधी बेहोशी में होता हूँ। इस बीच भक्त उनके तय्यम प्रदर्शन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। सुमेश अपने तय्यम प्रदर्शन के लिए अपनी पोशाक और श्रृंगार बदलते हैं और फिर से इंसानी रूप से आगे निकल जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे अब कंडनार केलन का राज है। सुमेश अब दिहाड़ी मजदूर नहीं रहे, वो एक दैवी योद्धा बन गए हैं। निडर और उत्साहित देवता की जबरदस्त शक्ति सभी बुराइयों को खत्म करने के लिए जीवित हो चुकी है। कंडनार केलन आ गया है अपने भक्तों की रक्षा और उद्धार करने के लिए। मुझ पर भरोसा रखो और मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ और मैं तुम्हारी गलतियों को क्षमा करता हूँ। पूरी रात कई तय्यम होते रहते हैं और लोगों को उनकी प्राचीन धरोहर से फिर से जोड़ते रहते हैं। लेकिन सुबह होते ही सुमेश को अगले तय्यम के आने तक एक दिहाड़ी मजदूर की अपनी जिंदगी में वापस जाना होगा। Kinder Joy with Discovery presents Travel Around the World. Make new friends in different cities of the world. Keep all your memories safe. Travel around the world and beyond with the new range of toys from Kinder Joy. Discover more on the Apply Do app. खेलों की एक ऐसी युद्ध भूमि जहां डर का कोई नामो निशान नहीं। किला रायपुर खेलों में आपका स्वागत है। सर्द और कोहरे भरी एक सुबह पंजाब के अंदरूनी क्षेत्र में 85 साल के तेजा सिंह कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ये उन खेलों की तैयारी कर रहे हैं जिन्हें भारत का ग्रामीण ओलंपिक कहा जाता है।
आज दौड़ का दिन है और तेजा सिंह अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बेताब है। इन सभी फुर्तीले नौजवानों की उम्र 80 साल से ज्यादा है। पूरे पंजाब से हजारों लोग उन्हें बड़े भैया की दौड़ या ग्रैंडपा रेस में दौड़ता हुआ देखने जमा हुए हैं। 80 साल के दादाजी, भाग भैया भाग, बहुत अच्छे। दुनिया के दिल में एक बार फिर मिल्खा सिंह के दौड़ने की याद ताजा हो गई। इन्होंने कर दिखाया। 16.5 सेकंड में 100 मीटर तय किए, जो तेजा सिंह के लिए अपने सबसे करीबी विरोधी को कुछ सेकंड से हराने के लिए काफी है। मुझे कबड्डी का खेल अच्छा लगता था और मैं उसके मैच देखने जाता था। वहाँ मैंने बुजुर्ग लोगों को भागते दौड़ते देखा। वो बुजुर्ग मेरी प्रेरणा बन गए। धीरे धीरे मैं दौड़ में कामयाब होने लगा। इन खेलों की शुरुआत 1933 में हुई ताकि पंजाब के लोग एक साथ मिलजुल सकें और खेलों, उत्सव और मजे के लिए अपने लगाव को पूरा कर सकें। साल के पहले तिमाही में सालाना होने वाले ये खेल पंजाबियों के मर मिटने के जज्बे के सबसे अहम गवाह हैं। इसमें आम ओलंपिक खेल भी दिखाए जाते हैं। हालांकि इसमें हिस्सा लेने वाले सिर्फ भारतीय या भारतीय मूल के पंजाबी होते हैं, लेकिन किला रायपुर खेलों की आत्मा है पारंपरिक पंजाबी गांव या पिंड की मस्ती और खेलों का जमीन से जुड़ा प्रदर्शन। इसलिए इसका नाम पड़ा पेंडू खेड़ा। अपने बालों से 1.4 टन की कार खींचना चाहते हैं? जरूर खींचिए। या लेटकर 2 टन का ट्रैक्टर उठाना चाहते हैं? शौक से उठाइए। कोई बात नहीं, अगले साल फिर कोशिश कर लेना। ये कारनामों का एक बड़ा त्योहार है जो बेजोड़ और मजेदार भी होते हैं। 10-15 साल पहले मुझे याद है एक आदमी आया और बोला, मैं गधे को उठाकर दौड़ते हुए ट्रैक का चक्कर लगाना चाहता हूँ। तो हमने उसे ऐसा करने दिया और उसने वाकई एक गधे को उठाया और 400 मीटर ट्रैक का चक्कर लगाया। ये छोटा सा पंजाबी किंग कॉन्ग एक कार को खींचता है अपने कान से। मेरा ये कान बहुत सख्त हो गया है। मैं जितना मर्जी चाहूँ वजन खींच सकता हूँ। मुझे कोई तकलीफ नहीं होती और सुनाई भी देता है। बहादुर खान कबड्डी के रेफरी हैं और पेशे से कुश्ती के कोच हैं। आसमान को छूती साइकिल का दिखना किला रायपुर में अजीब बात नहीं है और पहलवान डीजे वाला के लिए ये बस उनके कई कर्तव्यों में से एक है। पेशे से एक स्थानीय डीजे इन जनाब को अपने जबड़ों से चीजों को टिकाए रखने में मजा आता है। मुंह खुला रह गया ना? लेकिन इसकी वजह पैसा भी कमाना है तो नाम भी कमाना है। और अपने बच्चों को और जो आजकल जो नशा करते हैं, मैं उनको भी हम ये संदेश जरूर देंगे कि अपने घर के जो 4 बच्चे हैं तो उनको 2 को पहलवान जरूर बनाए, चाहे किसी लाइन में बनाए, नशा मत करो। अमेरिका में रहने वाले NRI दविंदर मंगत के लिए यहाँ के नजारे और आवाजें ही उन्हें साल दर साल वापस घर बुलाती हैं। हम लगभग हर साल आते हैं। अगर मैं नहीं आ पाया तो पिताजी यहाँ आते हैं और अपने कुत्ते को साथ लाते हैं। हम हर साल यहाँ हिस्सा लेते हैं। इनके ग्रेहाउंड फ्लाइंग स्पैरो नस्ल के कुत्ते बिजली की तरह दौड़ते हैं। दविंदर मंगत का कुत्ता फ्लाइंग स्पैरो जो अमेरिका के कैलिफोर्निया से है, आगे निकल गया है और जीत गया। दविंदर मंगत अमेरिका अकेले ऐसे नहीं है। दुनिया भर के कई पंजाबियों के लिए किला रायपुर अपने देश की मिट्टी की महक को दिलों में तरोताजा कर देता है। ये निहंग सिख दशकों से यहाँ आ रहे हैं। इन घूमते फिरते फक्कड़ योद्धाओं ने अपनी जिंदगी अपने गुरु की सीख को, अपने हुनर को दिखाकर फैलाने के नाम कर दी है। किला रायपुर में जितने भी लोग आते हैं वो सब निहंग सिखों के घोड़ों पर उनके करतब देखने आते हैं। अगर हम सारा दिन खड़े रहें तो भीड़ भी सारा दिन खड़ी रहेगी। संगत भी सारा दिन ही खड़ी रहेगी। निहंग घोड़ों पर सवार होकर मैदान में आ जाते हैं। रब के ये निडर बंदे बहुत छोटी उम्र से मार्शल आर्ट्स और घुड़सवारी के हुनर में प्रशिक्षित किए जाते हैं। ये खुद को गुरु गोविंद सिंह की लाडली फौज कहते हैं। सब लोग मैदान खाली कर दो जी। वैसे यहाँ मग्गर सिंह ही छाए रहते हैं। राष्ट्रीय घुड़सवारी के चैंपियन रह चुके मग्गर सिंह की एक बार स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तारीफ की थी जब वो 2 घोड़ों की सवारी करते हुए निकले थे। दोस्तों, जोरदार तालियां हो जाए।
यहाँ भीड़ जुटाना कभी समस्या नहीं रही। ये खेल आजादी के लिए भारत की लड़ाई और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी चलते रहे थे और अगले साल हजारों लाखों लोग फिर स्टेडियम में जमा हो जाएंगे। NRI दविंदर मंगत अमेरिका से फिर आएंगे। छोटे और जोशीले बच्चे अपने शानदार भांगड़ा से एक बार फिर सबको लुभाएंगे और जांबाज फिर से करतब दिखाएंगे, पैसों के लिए या नाम के लिए या दोनों के लिए, लेकिन मनोरंजन होकर रहेगा। लेकिन फिलहाल घुमक्कड़ योद्धा विदा हो रहे हैं अगली बार फिर वापस आने के लिए। किला रायपुर दियां खेडां यारो पौंदियां दुनिया दे विच तुमा। ये कोई मामूली तस्वीर नहीं है। पूरा होने के लिए इसे चाहिए एक धुन और एक गाना। ये है पटचित्र। उत्सुक भीड़ बंगाल के नया गांव में जमा हो रही है। सोनार भारत बरसेर कथा सुनो सर्वजन, अपूर्व काहिनीर कथा बोले जाए এখন। सोनार भारत बरसेर। स्वर्णा और उनके भाई मोनू और अनवर खास गाने गाते हैं जिन्हें पटुआ कहते हैं। वो एक स्क्रोल भी लेकर चलते हैं जिसे पट कहते हैं, जिस पर उन्होंने तस्वीरें या चित्र बनाए हैं। गाना और तस्वीरें एक साथ एक कथा सुनाते हैं। आज ये भारत के मंगल अभियान के बारे में गा रहे हैं, लेकिन माना जाता है कि ये परंपरा 2500 साल पुरानी है। भारत बरसेर कथा सुनो सर्वजन। लेकिन ये लोक कला सिर्फ देखने और सुनने तक सीमित नहीं थी। पटचित्र को कभी स्थानीय शासकों के लिए जानकारी देने की खुफिया पद्धति की तरह भी इस्तेमाल किया जाता था। कथा सुनाने में व्यंग और हास्य को लेकर देखने वाले की प्रतिक्रिया को देखा जाता था ताकि शासक के बारे में उसकी असली भावना पता चल सके। ये सब बदल गया जब अंग्रेजों ने बंगाल में अपना सिक्का जमा लिया। कथा सुनाने वाले कलाकारों ने अपना काम छोड़ दिया, लेकिन कुछ ने जारी रखा आज के जमाने में ढलकर। 100 साल पहले पटुआ कलाकार आसपास के गांव-गांव घूमते थे ताकि लोगों को अपने पट और हिंदू मिथक और स्थानीय पौराणिक कथाओं से ली गई कहानियों को गाने के जरिए सुनाकर उनका मनोरंजन कर सके। मंदिर पड़े आछे ओरे लखने कथाए सीता। आज के जमाने के मनोरंजन ने ये सब बदल दिया है। आजकल बहुत कम पटुआ अपनी घुमक्कड़ कला के रूप से रोजी रोटी चला पाते हैं। आज पटुआ समुदाय पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के मुट्ठी भर गांवों में सिमट कर रह गए हैं, जैसे पश्चिम मिदनापुर जिले में नया गांव। तीनों भाई बहन मोनू, अनवर और स्वर्णा अपने नाम के आगे चित्रकार या पेंटर लगाते हैं। हम सब ने अपने बड़े बुजुर्गों के काम को बड़ी बारीकी से देखकर सीखा था। पहले मैंने अपने माँ बाप से सीखा, फिर अपने चाचा से। स्वर्णा के चाचा दुखू श्याम ये कला नई पीढ़ी को सौंप रहे हैं। अब तुम गाओ। घरे मोर विभूति होबी करे राड़ी। पट बनाने की शुरुआत स्क्रोल पर कथा की मुख्य तस्वीरों को बनाने से होती है। इसके लिए स्वर्णा को महंगे पेंटों की जरूरत नहीं है। स्थानीय मिलने वाले पौधे और पेड़ उनकी सभी जरूरतें पूरी कर देते हैं। चमकीला लाल रंग अनेटो स्थानीय एचियोटे के बीज से मिलता है, पीला रंग हल्दी से मिलता है और बैंगनी रंग मालाबार पालक की गांठों से मिलता है। आज तस्वीरों की कथा कागज पर बनाई जाती है, जिसने पारंपरिक कपड़े के स्क्रोल की जगह ले ली। जब पट तैयार हो जाता है तो गीत की रचना करने का समय आता है।
जो तस्वीरों की कहानी बयां करता है। अगर यहाँ पर एक शब्द बदल देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये भाई बहन और उनके चाचा दुखू श्याम बड़ी मेहनत से काम करते हैं ताकि भारत के मंगल अभियान की कथा का सार तस्वीरों में दिखा सके। कथा जानकारी से भरपूर और दिलचस्प होनी चाहिए। सोनार भारत बरसेर कथा सुनो सर्वजन। इलेक्ट्रॉनिक मनोरंजन यानी टीवी रेडियो के युग में कला का ये रूप खतरे में है, जिससे ये महज सजावट की चीज बनती जा रही है और गीत अपनी तस्वीरों से अलग हो गए हैं। पुराने समय में हम बड़े बड़े पटचित्र बनाकर और गाने गाकर अच्छी खासी कमाई कर लेते थे, लेकिन अब हमें रोजी रोटी कमाने के लिए छोटे पटचित्र बनाने और बेचने पड़ते हैं। लेकिन स्वर्णा अपनी कला को नया रूप दे रही है। आज के दौर के मुद्दों के इस्तेमाल से ये पटचित्र को नए दर्शकों के पास ले जा रही है। आजकल हम आज के समय के सामाजिक मुद्दों को लेकर पटचित्र बनाते हैं। मुद्दे जैसे कि HIV, पोलियो और पर्यावरण की समस्या। हम इन्हें बाजारों और मेलों में दिखाते हैं ताकि लोगों को इन समस्याओं के बारे में पता चल सके। अनवर ने भी अपनी कला को बेहतर बनाया है, जिसके लिए इन्होंने 19वीं सदी की काली घाट शैली की बंगाली पेंटिंग को फिर से शुरू किया है, जिसे जाने माने पेंटर जामिनी रॉय ने लोकप्रिय बनाया था। पटचित्र की एक और शैली है काली घाट शैली, जो विलुप्त होने के कगार पर है। अगर ये पूरी तरह खत्म हो गई तो ये सिर्फ म्यूजियम में ही मिलेगी। मैंने इस शैली को फिर से शुरू किया है और इससे मुझे पहचान मिली है। ताज्जुब की बात यह है कि हिंदू मिथक और पौराणिक कथाओं को सुनाने वाले ये लोग खुद अलग धर्म के हैं। हम पटुआ हैं, लेकिन हम मुस्लिम हैं और यहाँ हिंदू पटुआ भी हैं। हम कई हिंदू देवी देवताओं के चित्र और रामायण और महाभारत को तस्वीरों के जरिए गानों से लोगों को सुनाते हैं और उनका मनोरंजन करते हैं। আমরা মানব জাতি এক মায়ের সন্তান, ওই কেউ বা আবার হিন্দু হলাম, বাবু গো কেউ বা হলাম মুসলমান, সবাই আমরা এক মায়ের সন্তান। ये जज्बा उतना ही अमर है जितनी पटचित्र खुद, जो युग दर युग अलग अलग रंगों और आवाजों का संगम कर रिवाजों का नया अध्याय लिखती है।